प्रवीण बाबू, ये क्या हुआ? आपने अपने सर्वे में ममता बनर्जी को 200 से ऊपर सीटें दी थी। शायद हमारी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कैलकुलेशन में हो गया, पर ये 170 से छलांग लगा के 30, 32, 35 सीटें पार करना, ये एक क्वेश्चन मार्क लाता है सुमित जी। ये सही है कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं। तो क्या आप लोग दोनों तैयार हैं बीजेपी को लंबी इनिंग देने के लिए बंगाल में? मुझे लगता है अगले 10 साल तक तो बीजेपी कंफर्म है सरकार में रहेगी। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत की इस विशेष पेशकश में। पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आ चुके हैं और वहां पर इतिहास लिखा गया है। कमल क्रांति हुई है, पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ममता बनर्जी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से जब से नतीजे आए हैं, पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। तो ये हिंसा और चुनाव और बंगाल का आपस में क्या रिश्ता है, ये समझने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, वहाँ के बड़े पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। परिचय करा देता हूँ, मेरे साथ प्रबीर विश्वास जी हैं जो एनके डिजिटल के संपादक हैं, स्वागत है आपका। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी जी हैं, जिनको हम अक्सर पढ़ते रहे हैं, देखते रहे हैं। दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन हम लोग जब बंगाल की खबरें हिंदी में पढ़ते हैं तो तिवारी जी की रिपोर्टिंग ज़रूर सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। तिवारी जी, आपकी इजाज़त से मैं पहले प्रबीर विश्वास साहब से बात करना चाहता हूँ। हम 3 दिन पहले जुड़े थे, प्रबीर विश्वास साहब का दावा था और मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि प्रबीर विश्वास से दोबारा बात हो नहीं पाई मेरी। प्रबीर बाबू, ये क्या हुआ? आपने अपने सर्वे में ममता बनर्जी को 200 से ऊपर सीटें दी थी। आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले 2 बार के चुनाव आपने ठीक प्रिडिक्ट किए, लोकसभा के भी चुनाव और 21 का विधानसभा का भी चुनाव। इस बार गड़बड़ा गए आप लोग? बिल्कुल गड़बड़ा गए, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार हम लोग लगभग 90-95% एक्यूरेट रहे। लेकिन इस बार हमारे जो आंकड़े आए थे, जो आंकड़े हमारे पास है, वो आंकड़ों में शायद हमारे कुछ कैलकुलेशन में गलती हो सकता है, या तो लोग गलत जवाब दे सकते हैं। जो सवाल हम करते हैं उसका जवाब ठीक से मेरे पास, अपने पास नहीं आया। हो सकता है, कारण बहुत हो सकता है, उसका छानबीन भी चल रहा है। अभी फिलहाल इसके बारे में बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रबीर दो सौ आपका सैंपल साइज क्या था एग्जिट पोल का? उस दिन भी मैं आपसे पूछता रह गया, लिंक नहीं मिल पाया था। हाँ, लेकिन हाँ, जी। एक्चुअली सैंपल साइज तो बहुत बड़ा था। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग 1000 लोगों से बात किए, ओह। बहुत बड़ा सैंपल था। और 5 महीना से हम लोग लगातार सर्वे करते आए। लेकिन इस बार शायद हम लोगों से कुछ चूक हो गई, शायद लोगों ने कुछ गलत बोल दिया होगा जवाब, शायद हमारी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कैलकुलेशन में हो गया। तो ऐसा क्या होता रहता क्या है हर क्या बार, आप इस क्लास में बात आप फर्स्ट हो गए ऐसा तो कोई बात नहीं। जी, नहीं नहीं, मैं आपको घरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। जब आप प्रिडिक्ट करते हैं तो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कुछ बड़ी एजेंसीज जो राष्ट्रीय नेटवर्क पे दिखती हैं, उन्होंने ऑफिशियली प्रेस रिलीज करके कहा कि ज्यादातर मतदाता चुप है, 70 से 80% लोग हेजिटेंट हैं अपने मन की बात बताने में। क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने, आपसे भी वही गलती हुई कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लिया? नहीं सुमित जी, हम जिन लोगों से बात किया सभी ने जवाब दिया। ऐसा कोई नहीं है, एक शख्स नहीं मिला जो जवाब देना नहीं चाहा। जो अच्छा। सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे वो स्किप कर जाते थे। सर, मैं ये सवाल का जवाब नहीं दूंगा या दूंगी, दूसरा सवाल कीजिए, जी। ऐसा बोलते थे लोग। तो ज्यादातर लोगों ने इसका मतलब मिसलीड किया, गलत जवाब दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है, अपने तरफ से भी चूक हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं। ओके। लोगों की तरफ से भी हो सकता है, खुद के कैलकुलेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल बड़ी बात, बिल्कुल। प्रवीर विश्वास अपनी गलती को मानते हुए, स्वीकारते हुए हमारे साथ हैं, क्योंकि वो क्लिप बहुत वायरल हुई। आपकी और मेरे शो की क्लिप यहाँ दिल्ली में हिंदी भाषी लोगों में, मुझे नहीं पता बंगाल में कितना उसका असर हुआ या नहीं हुआ बहुत होगा, बहुत। बहुत वायरल हुई। मिलियंस के ऊपर वो क्लिप चले गए, छोटे छोटे वीडियोस बन के चलने लगे। मेरे पास दर्जनों हैंडल से आ गए कि भाई ये कौन है, कहाँ से आया। बड़े बड़े पत्रकारों ने मुझे फ़ोन किया दिल्ली में और पूछा कि एनके डिजिटल क्या प्लेटफॉर्म है वगैरह वगैरह। तो उसने आपको पॉपुलैरिटी तो दिलाई होगी, कम से कम राष्ट्रीय मीडिया के संदर्भ में बोल सकता हूँ। लेकिन प्रबीर बाबू, अब आगे बढ़ता हूँ और ये मैं जानना चाहता हूँ, सर्वे तो चलिए हो गया, नई सरकार बन गई, क्या ये एंटिसिपेशन था एज ए पत्रकार आपको कि इतनी बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, 200 के पार निकल जाएंगे? नहीं सर, 200 से पार कोई नहीं दिखाया। सिर्फ हमने नहीं, कोई भी सर्वे वाले, जितने भी सर्वे वाले हैं, जी। किसी ने 200 पार नहीं दिखाए। यहाँ तक कि अमित शाह जी बंगाल में आके बोल के गए थे वो 170 पार करेंगे। उनका भी टारगेट 170 था।
पर ये 170 से छलांग लगा के 30, 32, 35 सीटें पार करना, ये एक क्वेश्चन मार्क लाता है सुमित जी। ये क्वेश्चन कैसे हो मार्क गया? किस चीज पे क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क सिस्टम में। जैसे तृणमूल के लोग आपका कंप्लेन कर रहे हैं, जो उनका कहना है कि उनके काउंटिंग एजेंट को भगाया दिया गया, ममता बनर्जी को लात मारे गए, ऐसे बहुत सारे कंप्लेन्स आ रहे। और लास्ट जो काउंटिंग में जो टेबल्स था, वो टेबल में टीएमसी के लोगों को घुसने ही नहीं दिया, ये सीआरपीएफ ने मारपिटाई किए, ऐसे तरह तरह के खबरें आ रही हैं। कितना सच है कितना झूठ है उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे जो इल्जाम लगा है टीएमसी के नेताओं के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा, कि रिगिंग की गई, जबरदस्ती चुनाव को मैनिपुलेट किया गया, आप उनकी बात पे दम देखते हैं? नहीं, मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि सभी जगह रिगिंग हुआ, सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है, लेकिन आप सुमित जी एक चीज बोलो, आप वोटर लिस्ट से 27 लाख, हाँ 27 lakhs, 27 लाख लोगों को मत देने के लिए उनको मना करते हो। उसके बाद अगर वोटिंग होता है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये 27 लाख लोगों का मत अगर लिया जाता, ये रिजल्ट दूसरा भी हो सकता? मतलब आप एसआईआर पे सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल। एसआईआर की प्रक्रिया में जो 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए, और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगली बार आप देख लेना, वोट दे देना, और उस पर पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। और वही बात प्रबीर विश्वास कह रहे हैं कि वो जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा था, अगर वो वोट देते तो शायद नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। एम आई राइट प्रबीर बाबू? राइट, एकदम करेक्ट। प्रबीर बाबू को मैं समझने की कोशिश कर रहा था। अब तिवारी जी के पास चलते हैं। सर, आप हम सबसे सीनियर हैं, मुझे बताइए तिवारी जी, आपके पहले तो धैर्य के लिए शुक्रिया। क्या वाकई में रिगिंग हुई है? क्या वाकई में मैनिपुलेशन हुआ है, ममता बनर्जी जो कह रही हैं? देखिए, आरोप तो लगते रहे हैं। ये तो राजनीति में हम देखते रहे हैं, जो पार्टी हारती है वो आरोप लगाती है। आपको याद हो, लेफ्ट फ्रंट के दौर में भी जब ममता बनर्जी 2001-2006 में हारती थी तो वो साइंटिफिक रिगिंग के आरोप लगाती रही थी। तो ये सही है कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं। इसका अनुमान न तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को था, न बीजेपी के शीर्ष नेताओं को था कि ये नतीजा होगा। इवन हम लोगों का भी आकलन ऐसा नहीं था। हमको लग रहा था कि जो भी पार्टी जीते 170-180 तक सीटें आएगी। तो ये पिछली बार हमारा आकलन सही था, लेकिन इस बार हम लोग भी ये अंदाजा नहीं लगा पाए। और इस संदर्भ में एक्सिस माई इंडिया का बयान जो है कि 70 से 80% लोगों ने बात नहीं की, वो सबसे अहम है। उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन डर के मारे, आतंक के मारे उन लोगों ने मुंह खोलने से मना कर दिया। इसी तरह जितने भी सर्वे वाले हैं ज्यादातर यहाँ, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी का सर्वेक्षण दिया था, उन्होंने भी, जिसने बीजेपी को वोट दिया था उसने या तो मुंह नहीं खोला या तो कह दिया कि टीएमसी को वोट दिया है। ये सबसे बड़ी गलती हुई आकलन में, मतदाताओं का मूड समझने में। और ममता बनर्जी, एसआईआर का असर पड़ा है, लेकिन एसआईआर का असर इतना नहीं पड़ा कि ममता 80 तक आ जाए और बीजेपी 206 तक आ जाए। जी। कुछ आंकड़े, अब तक तो बहुत सारे आंकड़े आ गए हैं। 169 सीटें ऐसी है जहां 25,000 से ज्यादा नाम कटे हैं। और पिछली बार इनमें से 2021 में टीएमसी को 128 सीटें मिली थी, बीजेपी को 21। इस बार बीजेपी की सीटें वहां 104 हो गई है और टीएमसी की 63 हो गई है। कांग्रेस की 2 सीटें हैं, तो अंतर तो पड़ा है। इसी तरह 5,000 से जहां ज्यादा नाम कटे हैं वहां बीजेपी 187 सीटें हैं, वैसी सीटें उनमें 119 बीजेपी जीती है। और उनमें 47 सीटें ऐसी है जहां जितने नाम कटे हैं हार जीत का अंतर उससे ज्यादा है। तो आदिवासी इलाकों में भी, अनुसूचित जाति जनजाति इलाकों में, वो बीजेपी ने बहुत पैठ बनाई है पिछले 5 सालों में, जो ऊपर कहीं नजर नहीं आ रहा था सतह पर, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बाकी संगठनों ने वहां पैठ बनाई। और एंटी इनकम्बेंसी तो इसके साथ थी ही। एसआईआर के कटे नाम, बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हुआ जो पिछली बार हम नहीं देख पाए थे। और खासकर फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं, जी। 18 से 30 साल वाले जो युवा है, पहली बार दूसरी बार, उनमें सरकार के प्रति भारी नाराजगी थी, रोजगार को लेके और विकास को लेके। तो दूर दराज से लोग, ऐसे लोग लाखों की तादाद में आए जो पहली बार आए। बीते 10 साल में वो वोट देने कम से कम नहीं आते थे, गुड़गांव, बेंगलुरु और पुणे से। ऐसे कई लोगों से मेरी बात हुई। तो तब हम लोगों को लगा था कि ये शायद एसआईआर के आतंक से आए हैं, लेकिन हमारा अनुमान गलत था। वो एसआईआर के आतंक से नहीं, ममता बनर्जी सरकार की नाराजगी के खिलाफ वोट डालने आए थे। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि बीजेपी के समर्थन में उतनी बम्पर वोटिंग नहीं हुई जितनी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई है, अच्छा। बहुत ज्यादा।
तो ममता की मुखालफत में वोटिंग ज़्यादा हुई है और इसी चक्कर में, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिल गई, जो तिवारी जी समझा रहे हैं। सर, मैं आऊँगा एक एक मुद्दे पर, आपने बहुत से मुद्दों को छू लिया है छोटे से जवाब में। मेरे पास थोड़ा वक्त है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ डिटेल में, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आपसे, आपने आरएसएस की पैठ की बात की। आरएसएस ज़मीन पे काम कर रहा था। जो जानकारियाँ आप निकल कर आ रही हैं, सुनील बंसल का रोल, भूपेंद्र यादव का रोल, धर्मेंद्र प्रधान का रोल, मंगल पांडे वहाँ पे कई दिनों से स्टेशन थे, विप्लव देव स्टेशन थे, राजेंद्र राठौड़ साहब का नाम लिया शुभेंदु अधिकारी ने कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 विधायकों के साथ थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की टीम को ये भनक नहीं लगी कि आरएसएस के लोग उनके शहरों में पहुंच चुके हैं, उनके इलाकों में रह रहे हैं और वहां पर उन्होंने ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिया है? क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट दिखे इस बार टीएमसी के लोग कि बीजेपी कभी नहीं जीती, 24 हार चुकी है, तो कैसे 26 जीत जाएगी? जी, अति ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार तो थे, नहीं तो सुनील बंसल और ये जो तमाम नाम लिए आपने, भूपेंद्र जी। यादव, ये लोग बीते 6 महीने से ग्राउंड लेवल पर एक एक बूथ में काम कर रहे थे। बूथ कमेटियां बनाना, और हर जगह बूथ कमेटी बना के उन लोगों को जिम्मा दिया गया था कि घर घर पहुंचना है, लोगों से बात करनी है और कम से कम अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। वो काम बहुत महीने से जमीनी स्तर पर हुआ। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने वार रूम वगैरह बनाया, बहुत सारी वो कमेटियां बनाई, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो एसआईआर के मुद्दे पर बहुत बड़े पैमाने पर उठा रहे थे। और जो भाजपा शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा था, तो इन लोगों को लगा कि ये दो मुद्दे ही हमारी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर देंगे। और बंगाली अस्मिता, बांग्ला राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, मछली खाने वाला, कि ये मछली खाना बंद कर देंगे, उसकी काट में अनुराग ठाकुर ने मछली खाई मंगलवार को। तो ये मुद्दा भारी पड़ा, झालमुड़ी का मुद्दा पड़ा। इससे अब तक बीजेपी पर आरोप लगते रहे थे कि वो बंगाल के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती है जमीनी स्तर पे। यही उसकी हार की वजह जब गिनाई जाती थी, चर्चा होती थी, तो ये। लेकिन इस बार कनेक्ट किया, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह ने, सुनील बंसल ने, ये जो 4-5 लोग 6 महीने से काम कर रहे थे, बिना शोर शराबे के, बिना सुर्खियों में आए, एकदम जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, इसका नतीजा मिला। और ममता को उम्मीद थी कि एसआईआर के मुद्दा उनकी एंटी इनकम्बेंसी की भरपाई कर देगा, ढक देगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और वो अति आत्मविश्वास में बाहरी हैं, इनका तो कोई संगठन नहीं है, इस चक्कर में ज्यादा मारी गई। प्रवीण बाबू, आप मानेंगे इस बात को कि ओवर कॉन्फिडेंस में सेल्फ गोल हो गया टीएमसी से? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट ये लोग थे, पर तिवारी जी को मैं पूरी सम्मान देके बोल रहा हूँ। तिवारी जी जो बोल रहे थे, बूथ कमेटी बनाए, ये जितने भी बीजेपी के लीडर जी। लोग आए, मैं जी। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरे पास एकदम सटीक आंकड़ा है। 90,000 बूथ है बंगाल में। इसमें आपका 60,000 बूथों में बीजेपी का कोई कमेटी नहीं है, टिल डेट, आज तक। तो ऐसा बहुत सारे बूथ हमें मिला जहां बीजेपी का एक आदमी, एक शख्स नहीं मिला बात करने के लिए। ऐसा भी बहुत जगह मिला हमें। पर क्या है, लोग मन बना चुके थे, लोग मन बना लिए थे। जब एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोग चुप हो जाते हैं, लोग गलत जवाब देते हैं। इसके ये भी कारण है। और ये तिवारी जी ने एकदम सटीक बोले हैं कि तृणमूल बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। क्या प्रवीण बाबू, इसमें क्या कोई शक ममता नहीं। ममता दीदी का अब मतलब अब तो नहीं है सरकार में, एरोगेंस आ गया था? मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं आरजी कर मामले की बात करूं, तो उनका जो वो बयान था कि लड़कियां क्यों निकलती हैं रात को, लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए, इस तरह के नहीं, बयानों की वजह से डैमेज पहुंचा महिलाओं के बीच नहीं, में? मैं नहीं समझता हूँ। आरजीकर बहुत बड़ा इशू हुआ इस इलेक्शन में। आरजीकर इशू नहीं हो पाया क्योंकि आरजीकर इशू सिटी के अंदर ही था। जब इशू घटा भी, उस समय भी ये सिटी के बाहर जा नहीं पाए। आरजीकर इशू नहीं, जो मैं है इसलिए वो, कर रहा हूँ, सॉरी, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, मैं काटना नहीं चाह रहा था। उनकी माता जी, विक्टिम की जो माता जी, चुनाव जीत गई पानीहाटी से, और ये दिखाता है कि शहर में जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बना, जो ममता बनर्जी का इलाका माना जाता है, प्रेसिडेंसी वाला इलाका, वो धीरे धीरे करके उनके हाथ से छिटक रहा था। नहीं, बात आपका सही है। लेकिन जो विक्टिम लड़की है, उनकी माँ जीती है। पर उसका भी आप कारण देखेंगे तो उसमें सीपीएम का जो वोट पिछले बार था और इस बार का जो वोट है, उसमें काफी इजाफा हुआ। वो टीएमसी को डैमेज किया। वहां जो कैंडिडेट थे पहले टीएमसी का, वो कैंडिडेट को बदला गया, नए कैंडिडेट को लाया गया। पुराने जीता हुआ कैंडिडेट को हटा के नया कैंडिडेट का जो एक्सपेरिमेंट टीएमसी ने किया 70-72 सीटों में, हम्म। सारा सारा तो नहीं बोलूंगा,
99% फेल कर गया। अच्छा, ये इनका जो नया जो तृणमूल बनाने का जो ख्वाब था, ये पूरा एकदम खत्म हो गया। तो जो जो अपने मैक्सिमम एमएलएस को बदला, करीब 74 एमएलएस को बदला, 14 की सीटें चेंज की, ये चला नहीं। ये चला नहीं, बिल्कुल नहीं चला। आप मानेंगे तिवारी जी? जी हाँ, ममता बनर्जी ने एंटी इनकम्बेंसी की भरपाई के लिए ही इन नए चेहरों को मौका दिया था, 74 लोगों को। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है, इसमें से 51 लोग चुनाव हार गए। जो नए 74 लोगों को टिकट दिया था ममता ने, उसमें 51 लोग चुनाव हार गए। साफ है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रवीर जी जो कह रहे थे कि 60,000 बूथ पे कमेटियां नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि ये वोट बीजेपी के समर्थन में उतना नहीं था जितना ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मतदान किया लोगों ने। अगर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं होती, लेफ्ट होती तो लेफ्ट आ जाती, कांग्रेस होती, लेकिन लोगों को लगा बदलना है तो बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है उनके सामने। तो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ ही बम्पर वोटिंग हुई है। और जी। ममता बनर्जी का अपना चुनाव हार जाना, तिवारी जी, इसको आप कैसे देखते हैं? भवानीपुर से जी, अपनी सीट से हार वो जाना। वो एकमात्र दो वजह उसकी मैं देखता हूँ। एक तो करीब 58,000 नाम वहाँ कट गए ममता बनर्जी के इलाके से। दूसरी बात यह है कि वहाँ जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ इस बार, और नाम कटे वहाँ 22-24% मुस्लिम मतदाता हैं, उनके नाम ज़्यादा कटे। लेकिन भवानीपुर एक ऐसा इलाका है, वहाँ गैर बंगालियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, पंजाबियों का तो गढ़ माना जाता है भवानीपुर। हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं। तो हिंदी भाषी लोगों में इस बार अमित शाह के रोड शो और जो शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के समय रोड शो हुआ, रैलियां हुई, तो हिंदी भाषियों में एकजुटता थी। हिंदी भाषियों का कहना था नहीं, इस बार सरकार बदलनी चाहिए। बहुत वसूली और बहुत उगाही और गुंडागर्दी जो भी ज़्यादा सरकार में रहता है, जो जी। अवगुण आते हैं, हमने ये लेफ्ट के आखिरी दौर में भी देखा है, कांग्रेस के आखिरी दौर में भी देखा है। तो वही सब अवगुण आ गए थे। तो हिंदी भाषी बहुत त्रस्त थे। उनको लगा कि नहीं, ममता बनर्जी हो या कोई और हो, तृणमूल कांग्रेस को हराना है। वहां चुनाव ममता बनर्जी के नाम पर वोट नहीं दिया उनके खिलाफ, लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए वोट दिया। तो ममता होती, कोई और होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रवीर बाबू, आपका टेक, क्यों हारी भवानीपुर ममता दीदी? ममता बनर्जी हारने का एकमात्र कारण है वहां के जो वो आपका माइनॉरिटी वोट है, जेन्युइन वोट। जो जिंदा हुआ आदमी है उनको मुर्दा दिखाया गया। जेन्युइन वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में अभी भी उनको लटका के रखे हैं, ट्राइब्यूनल में वो लटके हैं। तो ऐसे बहुत लोगों का नाम कट गया, बहुत लोगों का, जेन्युइन वोटर्स का। ये इसमें कोई मतलब दोहराय नहीं है कि ये लोग अगर वोट देते तो ये जो मार्जिन शुभेंदु अधिकारी का था, ये बिल्कुल नहीं आता। शुभेंदु अधिकारी पर हारते मुझे वहां आप से। दोनों बातें एक बात बताइए कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट का ही सहारा क्यों था? जब वो देख रही थी कि बीजेपी से मुकाबला है, तो हिंदुओं ने क्यों नहीं ममता बनर्जी को अपना नेता बना? 15 साल की मुख्यमंत्री हैं, हिंदुओं के मन से क्यों ममता बनर्जी उतर गई? प्रवीर बाबू, पहले आप। सर, ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान ऐसे डिवाइड करती है, हम तो नहीं देखा। मुसलमान वोट जरूर उनके साथ है, लेकिन वो जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया, महाकाल मंदिर उद्घाटन करने वाले थे, दुर्गा आंगन करने वाले थे। दुर्गा फेस्टिवल जो होता है बंगाल में, दुनिया भर से लोग आते हैं बंगाल देखने के लिए। तो ये हिंदू मुसलमान का इशू है ही नहीं। ये नैरेटिव बीजेपी ने खड़ा किया, और बीजेपी खड़ा करने के बाद बीजेपी इस इशू को कायम रखा, और सक्सेस भी हो गया बहुत हद तक। नहीं तो सक्सेस इसीलिए हुआ ना कि वो हिंदू चले गए बीजेपी की तरफ, ममता नहीं, बनर्जी को छोड़ मुसलमान भी गए। गए, ममता बहुत पर सारे भरोसा नहीं मुसलमान भी हुआ। इस बार, बहुत सारे, सुमित जी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे मुसलमानों का वोट भी बीजेपी में गया। अच्छा। ये आप देखिए, आकलन देखिए, पूरा जो इलेक्शन कमीशन का जो हिसाब किताब है आप देख लीजिए। उसमें हम देख रहे थे करीब करीब 4-5% मुसलमान वोट इधर उधर गया, एंटी टीएमसी हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग ही गया, ऐसा नहीं है, मुसलमान वोट भी गया टीएमसी की तरफ से। ये तो आप इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, मुसलमानों ने वोट किया। ऐसे कौन बिल्कुल कौन से इलाके हैं? बहुत सारे इलाके, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, कलकत्ता के कुछ जगह है। ऐसे बहुत सारे इलाका है जहां मुसलमान टीएमसी को वोट नहीं किए। और वो बीजेपी को वोट गया, या बीजेपी के खिलाफ दूसरे कांग्रेस या किसी, सीपीएम? हाँ, दूसरे को वोट दिया। बीजेपी कहाँ गया ये तो पता नहीं चलता, हाँ। लेकिन टीएमसी को नहीं गया। ओके। और शायद इसीलिए कांग्रेस 0 से 2 हो गई, और सीपीएम भी शायद 1 या 2 सीट जीत पाई वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप मानेंगे इस बात को कि मुसलमान पूरी तरीके से इंटैक्ट नहीं था दीदी के पीछे, तिवारी जी? जी हाँ, जी हाँ, एकदम। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, उससे पता चलता है। राज्य के
146 सीटें ऐसी है जहां 25% से ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। जी 2021 में इनमें से 129 सीटें टीएमसी को मिली थी, और इस बार 73 सीटें मिली। और हम्म बीजेपी को 2021 में इन 146 में 16 सीटें महज मिली थी, लेकिन इस बार 66 सीटें मिली है, यानी 50 सीटें बढ़ी है, जहां अल्पसंख्यक वोटर 25% से ज्यादा हैं। ये हम्म आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि। और ममता का महिला वोट बैंक भी बिखरा है इस बार, और मुस्लिम वोट बैंक भी बिखरा है। ये उनकी हार की सबसे बड़ी वजह है। और इतनी बम्पर हार की, मैं ये नहीं कहता कि ये सब मिला होता तो वो सत्ता में लौट ही आती। हो सकता है मार्जिन बहुत कम होता, कांटे की टक्कर जैसा हम्म शुरू में अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है भाजपा 160 170 आती और 130-35 तृणमूल कांग्रेस की आती। लेकिन ये जो इतनी दुर्गति हुई है, इसकी एकमात्र वजह यह है कि जो इनका मुस्लिम वोट बैंक है उसमें बिखराव आया है। महिला वोट बैंक है, लक्ष्मी भंडार के जिस असर की बात की जा रही थी वो उतना कामयाब नहीं हुआ। बीते 4-5 साल से चल रहा है, महिलाओं को लगा ये तो हमारा हक है, तो मिलना ही है, तो उसका असर नहीं नजर आया। 2024 लोकसभा में असर नजर आया था, लेकिन इस बार नजर नहीं आया। और मुर्शिदाबाद में जहां 22 सीटें हैं, देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक बहुल जिला है, 70% से ज्यादा आबादी जी है उनकी, वहां 22 में से 20 सीटें पिछली बार जीती थी तृणमूल कांग्रेस ने, 2 मिली थी बीजेपी को। जी इस बार देखिए, इस बार दुनिया भर की वहां उलट पुलट हुई है, 9 सीटें मिली है। हुमायूं कबीर 2 सीटों पर जीत गए, वो भी सेंध लगाई है उन्होंने मुस्लिम वोटों में। कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, सेंध लगाई है। सीपीएम ने 1 सीट उसी जिले में जीती है, और 8 सीटें बीजेपी ने जीती है। 2 से 8 माने 4 गुना। इसी तरह मालदा में देखिए, 12 सीटें हैं। पिछली बार 4 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार 6 सीटें मिली है वहाँ। तो और नॉर्थ 24 परगना, वहाँ भी अल्पसंख्यक बहुल है, वहाँ भी 5 सीटें मिली थी पिछली बार। हम्म 10 सीटें बीजेपी को, इस बार 23 मिली है। साउथ 24 परगना में भी बीजेपी को 10 सीटें मिली है जी 29 सीटों में से। तो हर जगह, कोलकाता जहां तृणमूल कांग्रेस का अटूट गढ़ माना जाता था, वहां टीएमसी को पिछली बार 11 की 11 सीटें मिली थी, राइट इस बार महज 5 सीटें मिली है, 6 सीटें भाजपा को गई है। तो हिंदू वोटर भाजपा के पक्ष में लामबंद हुए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से 2021 और 24 के मुकाबले। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक और महिला वोट बैंक, जो इनकी जीत का आधार रचा था, रिकॉर्ड सीटें 2021 में दिलाई थी, वो इनका बिखर गया है। तो अब ये तो मोटे तौर पर समझ में आता है कि महिला वोट बैंक बिखरा और महिला वोट बैंक निकलकर बीजेपी के पास गया, जिससे बीजेपी की लीड इतनी बड़ी हो गई जो शायद तमाम सेफोलॉजिस्ट समझ नहीं पाए। लेकिन मुस्लिम वोट क्या बीजेपी के पास गया होगा तिवारी जी, सवाल ये है, या मुस्लिम वोट बैंक तृणमूल से नाराज होकर कांग्रेस, हुमायूं कबीर, आईएसएफ इन सब में बढ़ गया? इन सब में बंटा है कुछ क्या सीटों पर। बीजेपी को वोट कर रहा है बंगाल का मुसलमान? कुछ तो गया है, कुछ अच्छा वोट इस बार गया है। जो हमने 293 सीटों के आंकड़े देखे हैं जी। पिछले कुछ सालों के, मुझे तो करीब और 30 साल बीजेपी का। को क्यों वोट कर रहा है मुसलमान? बीजेपी को इसलिए नहीं कर रहा है, वो ममता से नाराज है। जैसा मैंने कहा, ममता सरकार की नाराजगी के खिलाफ वोट पड़े हैं। तो ममता से नाराज मुसलमानों ने बीजेपी का सपोर्ट किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। ममता से नाराज होकर लोग, मुसलमान लोग अगर बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो एक तो नई देश में राजनीति लिखी जा रही है। क्योंकि आप तिवारी जी, आप मेरे ख्याल से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन यूपी से पक्का होगा। यूपी में चुनाव आने वाले हैं और अगर ये वाकई में हो रहा है तो अखिलेश यादव की तो नींद उड़ जाएगी। हाँ, इसीलिए सारे नेता यहाँ जुट रहे हैं। आज अखिलेश भी आने वाले हैं, और उद्धव ठाकरे, तमाम नेता ममता के समर्थन में जुट रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। हम्म अब और मुझे दो चीज़ें और आप लोगों से बात करनी है इसके पहले कि इस चर्चा को मैं वाइंड अप करूं, और वो ये कि ममता बनर्जी का ये रुख कैसा लगा प्रवीर बाबू आपको, कि भाई मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मैं मुझे हराया गया है? देखिए, ये तो उनका पुराना स्टैंड है। ये कभी हारती नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं होती है, ये बात तो सच है। लेकिन जो हिंसा चल रहा है सुमित जी, पूरा जी बंगाल में, मतलब जो पोस्ट पोल वायलेंस इस कदर है, इस कदर है, आप सोच नहीं सकते। आप दिल्ली बैठ के इसको इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या चल रहा है यहाँ। ऑलरेडी 2 मर्डर, दो लोगों का मौत हो गया, क्या हुआ है। बहुतों का घर जला गया, टीएमसी का पार्टी ऑफिस तोड़ा गया। सिर्फ टीएमसी का पार्टी ऑफिस तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी। टीएमसी भी ऐसा किया था 2011 में। पर आम लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, ये बोल के कि तुम टीएमसी को वोट किया, ऐसे बोल के आम लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये गलत संदेश जा रहा है पूरे देश पे। नहीं तो यही तो मेरा सवाल है आपसे प्रवीर बाबू,
कि ये हिंसा चुनाव का बंगाल से इतना असर, इतना कनेक्शन क्यों है? टीएमसी आती है तो हिंसा होती है, बीजेपी के वर्कर के घर जला दिए जाते हैं। 21 में हमने देखा था, ममता बनर्जी को उसी दिन जाके धरने पर बैठना पड़ा था, मुझे अच्छे से याद है। ऐसी घटनाएं हम क्यों प्री पोल, ड्यूरिंग द पोल, पोस्ट पोल, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करा लो, चाहे बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर लो, ये चीजें प्रबीर बाबू बंगाल के साथ क्यों चिपक जाती हैं हिंसा की? सर, बंगाल के लोग तो मेरे ख्याल से थोड़ा पॉलिटिकली अवेयर है, ये हो सकता है एक कारण। दूसरा कारण हो सकता है जो सेंट्रल फोर्स बंगाल में आते हैं वो नाकामयाब रहा, क्योंकि उनके देख रेख में इलेक्शन होती है। अगर उनके देख रेख में ही ऐसा वायलेंस होता है तो जिम्मेदारी तो उन्हीं को लेना पड़ेगा ना। तो ये उनका खामियाजा हो सकता है, उनका खामियाजा जो है वो बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स भेजा गया, उसके बावजूद भी इतना अगर वायलेंस होता है, उसका जिम्मेदारी तो अमित शाह जी को लेना ही पड़ेगा। तिवारी जी, आपका टेक, क्यों हो रही है इतनी हिंसा इस बार? देखिए, बंगाल में हिंसा की परंपरा कोई नई नहीं है। चुनावी हिंसा यहाँ की एक तरह से कहें तो संस्कृति में गहरे रची बसी है। वो चाहे लेफ्ट का दौर हो, चाहे 2011 हो, 2018 का पंचायत चुनाव आपको अगर जी याद जी। हो, 75 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा मैंने अपने पत्रकारीय जीवन में कहीं नहीं देखी सुनी है। तो बंगाल में ये कहा जाता है कि भद्रलोक की छवि है, लेकिन जब चुनावी हिंसा की बात आती है तो वो छवि कहीं गायब हो जाती है, भद्रलोक वाली छवि। और जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर जो जहां मजबूत है वो चूकता नहीं है। इसमें किसी एक पार्टी को दोष देना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्टी सत्ता में होती है, जीतती है, जिम्मेदारी उसकी होती है। 2021 में हिंसा हुई तो जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की थी कि हिंसा रोकती, नहीं रोक सकी। लंबे समय तक हिंसा चली और भयानक हिंसा हुई। अब हिंसा हो रही है तो ये अभी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तो ममता बनर्जी सरकार सत्ता में नहीं है। और इतनी भारी तादाद में अमित शाह ने भी कहा था कि 2 महीने यहाँ रहेंगे केंद्रीय बल, तो अब हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सोमवार को मान सकता हूं जो उसमें हिंसा हो गई, लेकिन मंगलवार को काबू हो जाना चाहिए था। लेकिन अब तक 4 लोग मारे जा चुके हैं। इवन पुलिस वालों पर फायरिंग हुई है। संदेशखाली इलाके में कई पुलिस वाले, केंद्रीय बल के 2 जवानों को भी गोली लगने की खबरें हैं। आज कोलकाता के पुलिस आयुक्त ने केंद्रीय बल के कमांडर के साथ बैठक की है। कहा है कि कड़ाई से निपटा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी मैसेज भेजा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने भी जी। मुख्य सचिव से बात की है। तो आज गश्त बढ़ाई गई है। 240 क्यूआरटी क्यू की रिस्पांस टीमें तैनात की गई है। कल एक वीडियो आया था कि बुलडोजर से एक मांस की दुकान तोड़ी जा रही है कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में। कितना सही था मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद अब बुलडोजर पर कलकत्ता पुलिस ने आज बैन लगा दिया कि जो किराए पे भी देगा रैली के लिए, उसके खिलाफ, मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लेकिन सब चीजें हो रही है, देखा जाए। मैं आता हूं प्रवीर, एक मिनट, एक सवाल, ये काउंटर क्वेश्चन मेरा तिवारी जी से। क्या बीजेपी जो ये कहती आई कि ममता दीदी हिंसा करती हैं, हिंसा से छुटकारा पाने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है, क्या बीजेपी के लिए ये तमाम 2 दिन शुरुआत के जो हैं, 3 दिन जो हैं, ये नेगेटिव जा रहे हैं तिवारी जी? हाँ, इसका तो बीजेपी की छवि पर असर पड़ेगा ही, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार में सिंडिकेट और हिंसा, इन सब को चुनावी मुद्दा बनाया था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो अब ये हिंसा अगर नहीं थमी तो एक नकारात्मक संदेश जाएगा लोगों में कि सरकार बदली है लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली है। आप कुछ बोल रहे थे प्रवीर बाबू, आपने हाथ हाँ, उठाया। शमीक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, जी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया सभी कर्मी, अपने कार्यकर्ता को। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में बोले बदला हाँ, नहीं, बदल चाहिए। तो बदलाव इन सब के, चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। तो ये सब के बावजूद भी अगर बीजेपी के कार्यकर्ता बेकाबू हो रहा है, इसका मतलब बीजेपी का जो लीडरशिप है बंगाल में, उनका ग्रासरूट में पकड़ ही नहीं है। पकड़ नहीं है, वो काबू नहीं कर पा रहे अपने कर्मियों को। ये गलत संदेश जा रहा है पूरे देश में। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इनफैक्ट प्रवीर बाबू आप ही बताइए, क्या प्रोफेशनल गुंडाइज्म है वहां पे? क्योंकि सीपीएम आती है तो हिंसा होती है, टीएमसी आती है तो हिंसा होती है, कांग्रेस रहती है तो हिंसा होती है, बीजेपी आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो हिंसा करने के एक्सपर्ट हैं, जो सुमित, पैसा मैं लेते आपको हैं, तोड़फोड़ बताता हूँ। करते हैं। इज इट ट्रू? नहीं, सुमित, आपको मैं बता रहा हूँ, गुंडे हर राज्य में है, बंगाल में भी, ऐसा नहीं है। ये जब सत्ता में जो आता है उनके फेवर में चले जाते हैं।
जब सीपीएम थे और सीपीएम वाले थे, जब टीएमसी आए तो टीएमसी में आए, अब बीजेपी आ गए, ये सारे बीजेपी में चले गए। ये गुंडे का कोई पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकलाइज कर नहीं सकते उनको। वो हाँ सत्ताधारी पार्टी का होता है और जो विरोधी होता है उनको पीटते हैं। वो कानून से बचने का तरीका यही है कि कानून के साथ खड़े हो बिल्कुल जाओ, कानून के पीछे खड़े हो जाओ। बिल्कुल तिवारी जी, बिल्कुल तो जो लोग जी कानून के ये रक्षक तो बनकर आए उनके समर्थन में आ जाओ तो बिल्कुल। जान बच जाएगी। राजनीतिक संरक्षण की तो जरूरत होती ही है। लेफ्ट हम्म। के समय में जो लोग थे वो सिंडिकेट उस समय भी चलता था, और वही सिंडिकेट टीएमसी के दौर में भी चल रहा है। और हालांकि आगे भी इन्हीं चलेगा। आरोपों से बचने के लिए बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस से पिछली बार की तरह थोक में आने वालों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। लेकिन कितने दिनों तक, 1 महीने 2 महीने, न बिजनेस करने वाले रुकेंगे न सिंडिकेट वाले रुकेंगे। उनको भी लाखों का टर्नओवर, करोड़ों का टर्नओवर है सिंडिकेट का। और बालू सीमेंट का आप घर नहीं बना सकते उनकी अनुमति के बिना। उनसे सामान खरीदना होगा, भले एक का 10 रुपये ले हो। तो ये तो हर पार्टी के लिए मुनाफे का सौदा है। और तो ऐसा क्या नहीं है आप कि ये कह रहे हैं कि ये गुंडाइज्म खत्म नहीं होगा? नहीं, सर ये मुझे तो नहीं कॉस्मेटिक लगता है चेंज कि हो रहा है, तात्कालिक तौर पर कम भले हो जर्सी जाए, बदल लेकिन रहे हैं, बाद प्लेयर में वही फिर है। वही चक्र चलता रहेगा। नहीं, अब आप बोलिए विश्वास बाबू, क्या बोल रहे थे? आप सुन नहीं पाया। मैं बोल रहा हूँ कि जर्सी बदल हो रहा है, अच्छा। जर्सी चेंज हो रहा है, प्लेयर वही है, यही खेलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यही लोग राज करेंगे। और जी। हम जो आम बंगाली है, आप जिनको भद्र लोग बोलते हैं, हम लोग पीछे जाएंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि गुंडाइज्म कम नहीं होने वाला, इनफैक्ट केवल बिल्कुल नहीं। पार्टी बदल, चेहरे बदल जाएंगे, टी शर्ट बदल जाएगी, सॉरी जर्सी बदल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज़ बताइए प्रवीर बाबू और तिवारी जी, आप ये लोग आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये फाल्टा में कहाँ है जहांगीर खान? क्यों उनके पीछे इतना बवाल हो रहा है? कहा जा रहा है कि उन पर मर्डर के चार्जेस हैं, उनके लिए अजय पाल शर्मा को स्पेशली रोक दिया गया है 5 साल के लिए वहां पे। प्रवीर बाबू। नहीं देखिए, ये जहांगीर खान कौन है नहीं है, इनके बारे में खास कुछ पता नहीं है मुझे। टीएमसी के उम्मीदवार है इतना जानता हूं मैं, और फलता से उम्मीदवार है क्या ये इन भी पर मर्डर जानता के हूँ। चार्जेस हैं? हो सकता है। मर्डर के चार्जेस कौन लीडर के ऊपर नहीं है, आप बोलो ना, किसके ऊपर नहीं है? अमित शाह जी के ऊपर है, देश के गृह मंत्री, उनके ऊपर है। ये छोड़िए, तो ये उससे निकल चार्जेस गए तो हैं लगता वो, ही रहता है। मामला खत्म हो अरे, गया? मामला खत्म हो गया, कैसे हुआ नहीं हुआ सबको पता है। वो बात वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। पर क्या है, ये मर्डर केस, नहीं, अटेम्प्ट टू पर मर्डर प्रवीर केस। बाबू, जहांगीर खान ने जो अपना एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग का इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें कहीं नहीं लिखा उन पे मर्डर चार्जेस हैं। इसका मतलब है तो वो छुपा रहे हैं। इसीलिए तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि पूरा जानकारी नहीं है मेरे पास। पर अच्छा। क्या है, ये जो अजय पाल सिंह या अमित पाल सिंह जिनको भी लाया गया उत्तर प्रदेश से, वो सिंघम उंगम बोल रहे हैं अपने आप को, हम्म। जो भी है। लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे बंगाल की स्थिति और खराब होगी। अच्छा। बंगाल में अगर एनकाउंटर किया जाता है किसी को भी, बंगाली सही ढंग से नहीं लेता ये चीज। हम्म। तिवारी जी, आपका टेक जहांगीर जी खान के देखिए मामले वो में, क्या क्या वो क्रिमिनल है? पहली बात तो ये। हाँ, ये तो है, क्रिमिनल तो है। और वो फाल्ता एसीजेड इलाका है। फाल्ता और भांगड़ दो इलाके ऐसे हैं जो ममता बनर्जी सरकार के लिए भी हमेशा सिरदर्द रहे हैं। वहाँ कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है, हिंसा होती बिल्कुल रहती है बिल्कुल। हर मुद्दे पे। ये दो इलाके बहुत खतरनाक माने जाते हैं वहाँ आम लोगों के लिए भी, जो वहाँ का नहीं है। खासकर भांगड़ और फाल्ता, आईएसएफ भी वहीं है भांगड़ में। हम्म। और कई छोटे मोटे गिरोह संगठन सक्रिय हैं वर्चस्व की लड़ाई में। वहाँ मारपीट, हिंसा, हत्याएं भी आम बात है, आगजनी आम बात है। तो फाल्ता तो ट्रबुलसम जिसको कहते हैं वो इलाका है ही। हम्म। तो वहाँ इसीलिए दोबारा मतदान कराए गए। कई खबरें, वीडियो सामने आए थे कि सेलो टेप लगा दी गई भाजपा ईवीएम पे, बीजेपी उम्मीदवार के यहाँ। कई जगह लोगों को वोट नहीं डालने दिया, घरों से नहीं निकलने दिया गया। गुंडागर्दी चरम पे थी। तो हम्म। चुनाव आयोग ने इन्हीं सब रिपोर्टों के आधार पर 2-3 दिन बाद इसका फैसला किया रीपोलिंग कराने का। बाकी जी। जो 15 बूथ पे तो रिपोलिंग हो गई तत्काल 1 दिन बाद। लेकिन फलता, ये बंगाल में पहली बार हाल के वर्षों में हुआ है कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र का ही पूरा। चुनाव रद्द कर दिया जाए और रिपोलिंग हो। तो इससे जमीन पर परिस्थिति बहुत खतरनाक है। और हम लोग तो अक्सर देखते सुनते जाते रहे हैं, फलता और भांगड़ जो इलाका है बहुत दंगाग्रस्त कह सकते हैं उसको, तो कब क्या हो ये जाए। जहांगीर खान है कि नहीं है, कह रहे, मतलब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, सोशल मीडिया कह रहे हैं कि ये भाग गए बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश भागा कि नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से चुनाव के बाद नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। अभिषेक बनर्जी का कहते हैं खास आदमी है ये। जाहिर है जो युवा उम्मीदवार हैं वो सब अभिषेक बनर्जी ने ही चुना है। पार्टी ने जो युवा हम्म। चेहरों को उतारा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में तो कुछ साल से टसल चल रही है ना, युवा बनाम बुजुर्ग, पुराने और नए। तो
जो युवा चेहरे हैं वो तो अभिषेक बनर्जी के गुट और समर्थित ही माने जाते हैं पार्टी हाँ। में। अब प्रवीण बाबू ये बताइए कि हुमायूं कबीर कैसे चुनाव जीत गए? इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आया, कहा गया वो एक्सपोज हो गए और वो दोनों सीटों पे जीत गए और अच्छे खासे वोटों से जीते। नहीं, मुस्लिम वोट तो उनके तरफ गया, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं। मुस्लिम सेंटिमेंट उनके साथ था, इसलिए वो जीत गए। पर अच्छा। तिवारी जी जो बोल रहे थे, मैं उसका एक बात का खंडन करना चाहता हूँ हम्म। कि ये अभिषेक बनर्जी के खास है, ये है। अभिषेक बनर्जी ऐसा एक शख्स है, आप लोग समझ लो, एकदम पूरी तरह समझ लो कि उनका ना तो कोई खास है, ना उनका कोई दोस्त है, ना उनका कोई चहेते है। वो किसी से खुल के मिलते नहीं है। अच्छा। वो एक ऐसे अपने चारों तरफ ऐसे बवंडर बना के रखते हैं, उसके अंदर कोई घुस ही नहीं पाते। हुमायूं कबीर के बारे में तिवारी जी आपका टेक, वो स्टिंग ऑपरेशन होने के बावजूद भी, उनके एक्सेप्टेंस कथित तौर पर करने के बाद भी, उनकी क्यों फैन फॉलोइंग है? वो क्यों चुनाव जीत जाते हैं? वही जो मैंने कहा पहले ही शुरुआत में कि ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मुस्लिमों की नाराजगी ने हुमायूं कबीर की अच्छा। जीत में अहम भूमिका निभाई है। अगर पिछली बार की तरह मुस्लिम टीएमसी के प्रति एकजुट होते तो हुमायूं कबीर एक सीट भी नहीं जीत पाते। जैसा अनुमान बिल्कुल। लगाया जा रहा था कि रेजी नगर सीट भले वो जीत जाएं, उसी इलाके के हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं, बाबरी मस्जिद, लेकिन नौदा सीट पर लग रहा था कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तब लग बिल्कुल रहा था बिल्कुल। मुस्लिम वोट ममता के प्रति एकजुट हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो वो भी एक मिसाल है, एक सबूत है कि मुसलमानों में किस कदर नाराजगी थी टीएमसी के प्रति। जहां जो विकल्प मिला उसको उन्होंने चुना। अच्छा, चलिए अब आखिर में मैं आ गया हूं और वो बात है, नया मुख्यमंत्री कौन? प्रवीण बाबू, शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई और नाम आता है दिमाग में या कोई है रेस में? सर, ये तो आपके मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। नहीं चाहने जो नहीं, खबर क्या है? नहीं, आप पत्रकार हैं, मैं मैं चाहने की बात ही नहीं कर मैं रहा। चाहता हूं कि बंगाल में कोई महिला मुख्यमंत्री बने। अच्छा। और क्योंकि महिला के ऊपर हमारे इतना विश्वास है, बंगाल में दुर्गा सबसे ज्यादा पूजा जाता है, माँ को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। कोई भी बने, महिला बने। अग्निमित्रा पॉल एक अच्छा चॉइस है। काफी दिनों से बीजेपी के लिए काम कर रही है, और चेहरा अच्छा है, पढ़े लिखे हैं। तो वो चेहरा मुझे पसंद है, मैं पर्सनल हिसाब से बता रहा हूँ। जी, आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, विश बता रहे हैं कि अग्निमित्रा पॉल होगी तो बेहतर होगा। अब खबर क्या है तिवारी जी? कौन है रेस में आगे? किसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं? कैन यू गेस? देखिए, रेस में आगे और महत्वाकांक्षा की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी जाहिर है एक नंबर पर हैं। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह जा रही है कि दो दो बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हराया है, रिकॉर्ड है नंदीग्राम और ये। भवानीपुर में। तो ये बहुत वजन है। हालांकि उनके पक्ष में आम राय बनेगी या नहीं, इस पर थोड़ी मुझे शंका है। क्योंकि क्यों? एक एक ये भी पार्टी में सुनाई दे रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री को हटाया है तो किसी महिला को बनना चाहिए। तो अग्निमित्रा पाल हैं, रूपा गांगुली हैं, ये नाम है। फिर एक नंदीग्राम और इसमें जीतने के बावजूद जो शुभेंदु पर एक ये है कि 5 साल पहले तक तो वो टीएमसी में ही थे। तो बदलाव कहाँ से आएगा? लोग तो कहेंगे कि अरे ये तो वही चर्चा ही हो रहा है पुराने सुमित जी, टीएमसी वाले बंगाल में जो यही चर्चा हो रहा है। नारदाश्ती में तिवारी जी नजर सही आए कर रहे थे, हैं। पैसे लेते तिवारी हुए जी नजर आए बिल्कुल थे। सही कर रहे हैं कि टीएमसी को हटा के ये फिर एक टीएमसी को सबसे लाया जाए बड़ी क्या? उनके पांव खींचने वाली बात हो गई। नहीं तो बाकी तो बहुत मजबूत है उनका दावा। और मुख्यमंत्री बनने का लक्ष्य और महत्वाकांक्षा के साथ ही तो अमित शाह के साथ आए थे भाजपा में। बिल्कुल। तो ये अपने में इंटरेस्टिंग है। शुभेंदु अधिकारी क्योंकि बीजेपी के मूलतः नहीं है, वो टीएमसी से निकलकर भाजपा में आए हैं और टीएमसी को अब हरा दिया, तो टीएमसी के ही व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो हो सकता है कि बंगाल की जनता को भी पसंद ना आए और जो बीजेपी का कोर काडर है, आरएसएस के जो लोग हैं, उनको भी बिल्कुल। शायद एक्सेप्टेंस ना हो शुभेंदु के नाम पर। लेकिन इंटरेस्टिंग है, शुभेंदु अधिकारी ने जो काम करके दिखाया वो कोई नहीं कर पाया है। नहीं। सिटिंग सीएम को लगातार 2 चुनावों में 2 बार शिकस्त देना, हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे तो नहीं याद आता किसी भी राज्य में, किसी भी लोकसभा में, किसी भी जगह पे ऐसा हुआ हो। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा आप दोनों से, फिर इसको मैं वाइंड अप करता हूं। प्रवीण बाबू, आपसे अगले 5 सालों में आपकी क्या उम्मीद है नई सरकार से, नई 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 सत्ता से? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, हम्म। बहुत जरूरी है। बंगाल में बहुत सालों से कोई भी इंडस्ट्री नहीं हो रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। बेरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अगर बीजेपी खत्म कर पाए और जो वायदे किए वो लक्की भंडार को बढ़ा के 3,000 दे देंगे, ये सब करे, गरीबों के साथ रहे, यही हम चाहते हैं। शिक्षा में थोड़ा बदलाव लाए ताकि वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाला शिक्षा बंगाल में ना चले। बंगाल के एक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें चले तो बेहतर होगा।
जी तिवारी जी, आपके हिसाब से टेक, क्योंकि बीजेपी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए जानी जाती है, गुजरात का मॉडल उसी पे आधारित रहा है, वही चीज़ आपने दिल्ली में देखा, यूपी में देखा है अब जिस तरीके से। और आप क्या चाहेंगे इस नई सरकार से? देखिए, शिक्षा किसी दौर में 80-90 के दशक में कलकत्ता को, बंगाल को शिक्षा का एक केंद्र समझा जाता था। रोजगार होते थे तब यहाँ, कई जूट मिलों से लेकर और तमाम मिलें थी। धीरे धीरे वो ट्रेड यूनियन के कारण हो, लेफ्ट के दौर में, या धीरे धीरे बंद हो गई, खत्म हो गई। 2007-8 में सिंगूर में टाटा का प्लांट जो आने वाला था, चला गया वो। हालांकि उसी गुजरात। कारण ममता ममता सत्ता में पहुंची, सिंगूर और नंदीग्राम के कारण ही, लेकिन वो और नहीं लगा। जो तस्वीर बदल सकती थी वो नहीं बदली। उसके बाद कोई बड़ा निवेश नहीं आया। हालांकि वाणिज्य सम्मेलन और रोज निवेश सम्मेलन होते रहे बड़े पैमाने पर, हजारों करोड़ के एमयू, आप जानते हैं वो सहमति पत्र किसी काम के नहीं होते, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो कोई बड़ा और रोजगार का मौका नहीं है। तो यहाँ से बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन हो रहा है। पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं साउथ में। आप बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद में देख लीजिए, हर तीसरा लड़का बंगाल का है। हर मोहल्ले में, हर घर का एक एक लड़का लड़की बंगाल, पुणे में, बेंगलोर में रहता है। तो ये एक और कोई भी लौटने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ माहौल नहीं है। तो एक तो निवेश हो, शिक्षा का माहौल बेहतर हो, और दूसरे काम काज की एक संस्कृति बने। काम काज का माहौल, काम काज की संस्कृति, तभी बाहर जो एक से एक प्रतिभाएं हैं, बाहर से लोग लौटने को, एक बार जिसने बंगाल छोड़ दिया वो बाहर से फिर दोबारा यहाँ लौटना नहीं चाहता है। तो कुछ तो बात है, इसको सुधारना होगा। इनफैक्ट कांग्रेस जब आई तब 2-3 दशक, 4 दशक तक रही। लेफ्ट आई तो वो 3.5 दशक रही। ममता बनर्जी आई तो वो 15 साल रही। तो क्या आप लोग दोनों तैयार हैं बीजेपी को लंबी इनिंग देने के लिए बंगाल में? क्योंकि अब देखिए, बंगाल का आदमी की खासियत है, जिसको देते हैं भरपूर मौका देते हैं। बंगाल में परंपरा रही है, और केरल से अलग है कि हर 5 साल में सरकार नहीं बदलती है। तो यहाँ मुझे लगता है अगले 10 साल तक तो बीजेपी कंफर्म है सरकार में रहेगी। 10 साल, प्रवीर कम से बाबू? कम। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। चलिए, इसलिए एक कि भविष्यवाणी। बंगाल में परंपरा नहीं रही है इतनी जल्दी जल्दी बदलाव की। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उसको काट नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रवीर बाबू ने दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये उस मोड में है। अभी 4 दिन पहले एक उन्होंने दूध जला, गरम गरम दूध पी लिया है, तो शायद इसीलिए भविष्यवाणी करने से बच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा और बंगाल का पर्सपेक्टिव समझ में आया। तिवारी जी आपका शुक्रिया, प्रवीर बाबू आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच।